हेलो क्लास, हम लोग देख रहे थे कोलाइड, विलयन निलंबन और तत्व के बारे में। आज हम लोग देखेंगे यौगिक क्या है। यौगिक जिसे कंपाउंड बोला जाता है। तो यौगिक क्या होता है? यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोग होता है तब क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे कि तो यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनते हैं। करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में देखें, उदाहरण क्या है आपका? H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान मतलब उसके भार का, हाइड्रोजन के अगर भार का अनुपात देखें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। अगर इसको मैं घटाना चाहूँ तो 2 1 का 2, 2 8 16, एक अनुपात क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? H2O एक यौगिक हो गया। ठीक है। उसी तरह से H2O क्या है? CO2 और NH3, ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं। तो यहाँ पे H2O का भार के अनुसार अनुपात में हमने देखा कि हाइड्रोजन का भार 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। इसको मैंने कटा दिया 1:8। मतलब H2O का जो अनुपात होता है 1:8 होता है। अगर आपको जल चाहिए तो उसमें हाइड्रोजन का जब अनुपात 2 रहेगा और ऑक्सीजन का अनुपात 8 रहेगा और ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी क्या बनेगा? जल मिलेगा। चाहे कहीं से भी जल को लेकर आए, तालाब से या फिर पंप से या फिर कहीं से भी लेकर आए जल को, तो उसमें हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? 1:8 के जल किस फॉर्म में रहेगा? 1:8 के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे देखो H2O, CO2, NH3 ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं। परिभाषा में बोला गया है जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 8, इतना अनुपात संयोग करेंगे तभी H2O बनेगा। H2O यौगिक बनेगा। उसके बाद CO2 को देखें तो कार्बन का अनुपात कितना है? मतलब पहले भार को देखना है तो कार्बन का भार कितना है? 12। तो यहाँ पे कार्बन के भार का अनुपात 12 और ऑक्सीजन का परमाणु, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन का 16 16 32 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 4 दिया 12, 4 12 4 4 16, 4 5 6 4 6 ये हो जाएगा 4 8 32। तो यहाँ पे CO2 का अनुपात कितना? 3:8 आया। मतलब CO2 कब बने? CO2 की यौगिक तभी बनेगा जब उसमें कार्बन का अनुपात 3 और ऑक्सीजन का अनुपात 8 होगा। 3:8, ये दोनों कार्बन का 3 अनुपात और ऑक्सीजन का 8 अनुपात जब मिलेगा तब CO2 के यौगिक बनेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो ये हो गया इसका निश्चित अनुपात। इस अनुपात में जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन तो हो जाएगा CO2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है? प्रत्येक तत्व का अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये आवर्त सारणी में दिया गया है। ठीक, तो इस परिभाषा को याद कर लेना। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। उसी प्रकार यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब NH3 का भी आ जाएगा। उसके भार के अनुसार अनुपात भी एक फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे H2O का जो अनुपात है 1:8 है, CO2 का जो अनुपात है 3:8 है। इस अनुपात में जब कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे तब CO2 बनेगा। इस अनुपात में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो H2O बनेगा। ठीक, देखो बुक में दिया है यहाँ से दो या दो से अधिक तो इसको
चिन्ह लगा लीजिएगा। ये क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। बुक में दिया है पेज नंबर 27 में, ठीक है। ये यौगिक है और इसके उदाहरण में आ जाएगा H2O, CO2 और NH3। ये तीनों भी क्या हैं? यौगिक हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। चैप्टर 3 है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें विभिन्न आकार, आकृति, रंग और बनावट वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सी वस्तुएं हैं, है ना, जो विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। हमारे चारों तरफ जो वस्तु होती है, जैसे कि डस्टर हो गया, चौक हो गया और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ से। सभी के पदार्थ अलग अलग होते हैं और ये पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? पदार्थ जो होते हैं विभिन्न कणों से बने होते हैं, ठीक। वस्तु जो होती है पदार्थों के मिलने से बनी होती है और पदार्थ किससे बने होते हैं? विभिन्न प्रकार के कणों से। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये कण कितने छोटे होते हैं, ठीक। तो जब हम एक गिलास पानी में 1-2 बूंदे डेटॉल डालते हैं तब पानी में डेटॉल की गंध आने लगती है और पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है ना। तो इसमें यदि और पानी मिलाएं तब भी उसकी गंध आती ही है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझने के लिए एक यहाँ पे क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पे एक बीकर लिए हैं। अब इस बीकर में कितना ml पानी लिए हैं? 100 ml पानी लिए हैं। इसमें 100 ml पानी लिए हैं। अब इसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के 1 या 2-3 क्रिस्टल इसमें डाल दिए हैं, ठीक। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल डाल दिए हैं। तो अब इसका रंग जो हो जाता है बैंगनी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट और जल का विलयन यहाँ पे तैयार हो गया है। सबसे शुरुआत में क्या किया है? 100 ml जल को लिए हैं और KMnO4 के 2 या 3 क्रिस्टल इसमें डाल दिए हैं, जिससे KMnO4 इसमें घुलने लगता है और जो विलयन बनता है उसका रंग बैंगनी हो जाता है। अब इसमें से क्या करेंगे? 10 ml जल को, मतलब 10 ml जो इसमें 100 ml का विलयन तैयार हुआ है उसमें से 10 ml विलयन को इस बीकर में लेंगे। इसमें जो विलयन बना है यहाँ पे उसका कितना? 10 ml को इसमें डालेंगे, ठीक है। 10 ml इसमें डालेंगे और 90 ml फिर से इसमें पानी डाल देंगे, ठीक। 10 ml क्या डालें? इस विलयन को डाले हैं और 90 ml पानी डाल दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे? फिर इसमें यहाँ पे जो विलयन तैयार हुआ उसमें से फिर से 10 ml को फिर से इसमें लेंगे, 10 ml को इसमें लेंगे और फिर इसमें कितना? 90 ml पानी डाल देंगे। 10 ml को लिए और 90 ml पानी डाल दिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो विलयन बना उसका 10 ml फिर से लेंगे, 10 ml फिर से लेंगे और 90 ml फिर से क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। अब यही क्रिया को 5 से 8 बार करते रहना है। देखो, सबसे शुरुआत में हमने देखा जब KMnO4 को 100 ml जल में मिलाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे उस क्रिया को करते जाएंगे 5 से 8 बार करेंगे तो उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो विलयन बना है वो भी क्या है? बैंगनी है। लेकिन यहाँ पे जो विलयन बनेगा उसका रंग क्या होगा? गहरा होगा। लेकिन यहाँ पे जो विलयन बनेगा उसका रंग क्या होगा? हल्का होगा, है ना। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे जो हम लोग KMnO4 डाले थे उसमें, तो यहाँ पर जो KMnO4 का क्रिस्टल हम लोग डाले थे उसमें कितने अणु या परमाणु होंगे जिसके कारण मतलब प्रत्येक बार हम लोग करते जा रहे हैं फिर भी उसका रंग क्या हो रहा है? बैंगनी आता जा रहा है। भले ही लास्ट में क्या होता है? हल्का आता है, लेकिन फिर भी उसका रंग क्या है? अभी तक हमें दिखाई पड़ रहा है। जबकि इसका 10 ml भी ही ले रहे हैं और पानी को कितना? 90 ml मिला रहे हैं। इसमें फिर से इसको 10 ml और फिर से पानी को 90 ml, ऐसा करते जा रहे हैं, फिर भी उसका रंग कैसा आ रहा है? बैंगनी आ रहा है। तो इसमें KMnO4 में कितने अणु और परमाणु होंगे जिसके कारण इसका रंग ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में आपने अवलोकन किया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल पानी की बहुत अधिक मात्रा को रंगने के लिए पर्याप्त हैं। सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे और वे कितने सूक्ष्म होंगे। वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता।
जो कण होंगे किसी भी पदार्थ के या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, वो कण इतने सूक्ष्म होंगे कि इससे छोटा कण और हो ही नहीं पाएगा। पदार्थ के ये सूक्ष्म कण दो प्रकार के होते हैं, अणु तथा परमाणु। परमाणु एक आधारभूत बुनियादी कण है। परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। सदियों से परमाणु को समझने के प्रयास किए जा रहे हैं। परमाणु की वर्तमान अवधारणा तक हम कैसे पहुँचे हैं, आइए इसे जानते हैं। मतलब परमाणु का इतिहास के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो परमाणु की कहानी या फिर परमाणु का इतिहास। परमाणु के बारे में तथा इनकी संरचना के बारे में जानने के लिए अनेक वैज्ञानिक ने योगदान दिए हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो पदार्थ को विभाजित करेंगे तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। इन कणों को और विभाजित करें तो हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिनका और विभाजन संभव नहीं है। ठीक, महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को विभाजित करते रहने पर हमें अंत में एक छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं जिनका और विभाजन संभव नहीं है। ठीक, उसके बाद ये किसने बताया? महर्षि कणाद ने बताया। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक संयोग के नियम थे, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गेल-लिसाक का नियम। रासायनिक अभिक्रिया के संबंधित ये नियम थे कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होती है, किस प्रकार एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है और किस प्रकार यौगिक का निर्माण होता है। तो यह है रासायनिक संयोग के नियम। इन नियमों ने भी परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु के बारे में जानने में हमारी मदद की। उसके महर्षि कणाद के बाद कुछ और वैज्ञानिक आए थे, जैसे डेमोक्रिटस, लेसियस आदि। उसके बाद जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और उसमें परमाणु के बारे में बताया जो निम्न है। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और परमाणु सिद्धांत में निम्न बातों को रखा। जॉन डाल्टन ने बताया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो। वो किससे मिलकर के बना है? परमाणु से। जैसे कि यहाँ पे पेन है, तो ये पेन किससे मिलकर के बना है? परमाणुओं से मिलकर के बना है। और उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु, जैसे कि ये पेन जो है परमाणु से मिलकर के बना है। अब हम लोग परमाणु को और भाग में बांट नहीं सकते। ये किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। परमाणु को हम लोग और बांट नहीं सकते। और उन्होंने बताया कि परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती है? भाग लेती है। किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लोहा है। लोहा किससे मिलके बना है? परमाणुओं से मिलकर के बना है ना। तो उन्होंने बताया ये लोहा है। किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। लोहा है तो लोहा के जितने भी परमाणु होंगे वे आपस में क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, लोहा के जितने भी परमाणु होंगे वे आपस में क्या होंगे? समान होता है। समान तत्व के परमाणु, जैसे कि यहाँ पे लोहा है और यहाँ पे भी क्या है? लोहा है। लोहा और यहाँ भी क्या है? लोहा है। तो इसके परमाणु और इसके परमाणु आपस में क्या होंगे? समान होंगे। समान तत्वों के परमाणु आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, उसके बाद और देखें तो इसके जगह में हम लोग एक और ले रहे हैं, कापर। ये है आपका कापर, मतलब तांबा। तो यहाँ पे असमान तत्व के परमाणु क्या होते हैं? असमान होते हैं। ये अलग अलग तत्व है। यहाँ पे लोहा को लिया गया है, यहाँ पे कापर। तो ये समान तत्व हो गए क्या? नहीं, लोहा अलग है, कापर अलग है। तो असमान तत्व के जो परमाणु होंगे वे क्या होंगे? असमान होंगे। ठीक, ये बताया जॉन डाल्टन ने। ठीक, उसके बाद क्या है? अलग अलग तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु मतलब जैसे कि यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे है ऑक्सीजन। ये है कार्बन
यहाँ पे गोला गोला जो बनाया जा रहा है वो क्या है, उसके परमाणु है। ये कार्बन है और ये कार्बन के परमाणु है। ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के क्या है, ये जो गोला गोला बना है वो परमाणु है। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि अलग अलग तत्व के परमाणु एक पूर्ण संख्या में या छोटी संख्या में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये है अलग अलग तत्व के परमाणु। अलग अलग तत्व के परमाणु एक छोटी संख्या में संयोग करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक, एक संख्या में यौगिक का निर्माण करेंगे, ऐसा बताया जॉन डाल्टन ने। ठीक, और उन्होंने बताया कि किसी भी यौगिक में जो परमाणु की संख्या होगी वो कैसी होगी, निश्चित होगी। देखो यहाँ पे कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। तो किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। ठीक, तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। जॉन डाल्टन ने बताया कि सभी पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर के बना होता है ना। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, उसको और विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु ही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, CO2। तो यहाँ पे परमाणु ही क्या करेंगे, आपस में संयोग करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, परमाणु संयोग करेंगे और यौगिक का निर्माण करेंगे, ऐसा बताया जॉन डाल्टन ने। ठीक, और किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद है अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है और इसका मतलब है समान तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होता है, समान होता है। अलग अलग तत्व के परमाणु एक पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक, अब ये तो पता चल गया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है ना। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी नियम को लेकर के कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसी नियम को लेकर जो दूसरे नियम या फिर दूसरे सिद्धांत थे उनके बारे में समझाना और समझना चालू किया। पर यह मान्यता कि परमाणु अविभाज्य कण है ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। अब उसके बाद पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और भी कई प्रयास किए जा रहे थे जो परमाणुवाद को एक नई दिशा की ओर ले गए। एक तरफ परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गैस की चालकता पर भी विभिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। गैस की चालकता मतलब गैस में कंडक्टेंस मतलब चालकता मतलब धारा किस प्रकार बहती है कि नहीं, इसके बारे में प्रयोग किए जा रहे थे। इसी क्रम में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन और एक जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन का योगदान सराहनीय है। यह देखा गया कि इसको मतलब जो यहाँ पे जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने जो प्रयोग किया उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखो गैसों में चालकता संबंधी प्रयोग, यहाँ पे बोला गया है गैसों की चालकता पर विभिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। जिस समय परमाणु की खोज और परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन किया जा रहा था, उसी समय गैसों की चालकता के संबंधी कुछ प्रयोग किए जा रहे थे। इसी में कुछ प्रयोग थे कैथोड किरणों और एनोड किरणों की खोज संबंधी प्रयोग। तो गैसों की चालकता संबंधी प्रयोग में यहाँ पे एक है कैथोड किरणों संबंधी प्रयोग। इसमें क्या किया गया, एक विसर्ग नलिका लिया गया जिसमें कम दाब पर कितना 0.01 मिमी कम दाब पर उच्च वोल्ट की 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई। जब विसर्ग नलिका पर कम दाब पर उच्च वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई तब कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। अदृश्य किरणें थी, लेकिन यहाँ पे इस कारण चला क्योंकि वहाँ पे एनोड की तरफ जो कांच था, विसर्ग नली कांच की बनी होती है, तो यहाँ पे जो कांच है उसमें हरे रंग की प्रकाश दिखाई दी, जिससे पता चला कि कैथोड से कुछ प्रकाश निकलती है जो एनोड की तरफ आती है। कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। कैथोड किरणें क्या थी, ऋणावेशित होती थी, क्योंकि मतलब कैथोड किरणें जो होती ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती थी, है ना। जैसे ही कैथोड किरणों की खोज हुई तो उसमें से कैथोड किरणें जो थी ऋणावेशित थी, तो इन ऋणावेशित कणों को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया।
विलियम क्रूक्स ने इस प्रयोग के बारे में बताया था कि जब विसर्ग नली पर कम दाब पर 0.01 मिमी कम दाब पर 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें एनोड की तरफ दिखाई पड़ती हैं। इन किरणों को कैथोड किरणों कहा गया तथा कैथोड किरणें क्या थी? ऋणावेशित थी। मतलब कैथोड किरणें जो थी ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी थी। इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। किसने? जे थॉमसन ने। अब आगे चलकर थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा उसमें आवेश, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है तथा उसमें अभी बोला हमने इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है तो उसमें कितना आवेश होता है, इन दोनों के बारे में गणना किया और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे निकलने वाली कैथोड किरण की प्रकृति एक जैसी होती है। कैथोड किरणें चाहे कहीं से भी प्राप्त हो, उसके कण की प्रकृति क्या होती है? हमेशा एक जैसी होती है। उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा जिस पर ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण है। इस तरह लंबे समय से चली आ रही मान्यता परमाणु अविभाज्य कण है को थॉमसन ने चुनौती दी। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र में सन 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर गैसों की चालकता के संबंध में विलियम क्रूक्स ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या था? उसमें हमें कैथोड किरण के बारे में पता चला है ना। यहाँ पे विलियम क्रूक्स ने हमें बताया कि कैथोड से कुछ किरण निकलती हैं जिसे कैथोड किरणें कहा गया और ये किरणें कहाँ? एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। तो विलियम क्रूक्स ने बताया कि कैथोड से कैथोड किरण निकलती हैं जो कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। अब इन कैथोड किरणों के बारे में जे थॉमसन ने बताया कि ये कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं और प्रत्येक चाहे कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाए, वो कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ को कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाए, उससे जो कैथोड किरण निकलती है, कैथोड किरण जो निकलती है उसकी प्रकृति क्या होती है? समान होती है। चाहे किसी भी पदार्थ को कैथोड के रूप में लें, उसमें से निकलने वाली जो कैथोड किरण होती है वो आपस में कैसी होती है? समान होती है। कैथोड किरण जो होती हैं ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और उन ऋणावेशित कण को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और बताया कि परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है, या फिर परमाणु का एक भाग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ऐसा बताया जे थॉमसन ने। इस प्रकार ये पता चला कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि वो उसमें क्या किससे मिलकर के बना होता है? वो परमाणु से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु क्या है? विभाज्य कण है। यहाँ पे है अब देखते हैं गोल्डस्टीन और कैनाल किरण।